तिवारी कॉमर्स कोचिंग में आपका स्वागत है। यह वीडियो हमारा बैंक समाधान विवरण या बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पर है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, क्यों बनाया जाता है और किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके लिए हम ये वीडियो तैयार किए हैं। तो कोई भी व्यापारी अपना बैंक से लेन देन जब करता है तो उसका लेखा करने के लिए 3 खाने वाले रोकड़ बही जिसमें कैश बैंक डिस्काउंट कॉलम होते हैं, या 2 खाने वाले रोकड़ बही डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और बैंक खाने होते हैं, वो बनाता है। रोकड़ बही में बैंक से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं उसका लेखा करने के लिए बैंक कॉलम होता है, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। कैश बुक के डेबिट साइड में और कैश बुक के क्रेडिट साइड में, दोनों साइड में बैंक के लिए अलग से कॉलम रखे जाते हैं, और जो भी ट्रांजैक्शन बैंक से होता है उसको हम लिखते हैं। बैंक में जब अमाउंट डिपॉजिट होता है या बैंक का जब बैलेंस बढ़ता है तो कैश बुक के डेबिट साइड में उसकी एंट्री की जाती है, और बैंक से जब पैसा निकाला जाता है या बैंक से कोई पेमेंट होता है तो उसको हम कैश बुक के क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में लिखते हैं। इसी का अपोजिट एडवर्स यानी विपरीत लेखा बैंक के बुक्स में यानी बैंक वाले अपने यहाँ करते हैं। जो रकम आप डिपॉजिट करते हैं कैश बुक के डेबिट में लिखते हैं, वही जो है बैंक में जा कर के वो क्रेडिट में लिखा जाता है, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। और जब आप पैसा निकालने जाते हैं तो आप अपने यहाँ कैश बुक में क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं, जबकि बैंक उसको डेबिट पक्ष में लिखता है। तो इस तरीके से बैंक अपने यहाँ कस्टमर्स का अकाउंट जो तैयार करता है उसके लिए पासबुक कस्टमर्स को देता है या बैंक स्टेटमेंट देता है। खास करके जो करंट अकाउंट ओपन किए जाते हैं, जो ये व्यापारी वर्ग होते हैं, वो अपने यहाँ जो कैश बुक मेंटेन करते हैं उसका मिलान पासबुक से करते हैं या बैंक स्टेटमेंट से करते हैं। तो जो एंट्री कैश बुक के डेबिट साइड में होती है वो पासबुक के क्रेडिट कॉलम में होती है, और पासबुक के जो डेबिट में होता है वो एंट्री कैश बुक के क्रेडिट साइड में होती है। दोनों का बैलेंस शो करता है कि कितना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट है या बैंक से कितना पैसा लिया गया। कैश बुक में जब डेबिट साइड ज़्यादा होती है, क्रेडिट साइड कम होती है, यानी कि बैंक में पैसा ज़्यादा जमा होता है तो उसको हम बैंक बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस कहते हैं, और जबकि बैंक में वही कस्टमर्स के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस शो करता है। यानी क्रेडिट में पासबुक के क्रेडिट बैलेंस ये शो करता है कि कस्टमर का अमाउंट कितना पैसा जो है बैंक में जमा है। इसके विपरीत जब बैंक से ज़्यादा निकाल लिया जाता है तो उसको हम ओवरड्राफ्ट या अधिविकर्ष कहते हैं, कि जो कैश बुक के क्रेडिट कॉलम का योग बैंक के क्रेडिट कॉलम का योग अधिक हो जाता है, डेबिट कॉलम का योग कम होता है, तो वहाँ ओवरड्राफ्ट होता है। और जब यही चीज़ पासबुक में जब जाती है तो पासबुक का डेबिट कॉलम का योग ज़्यादा होता है, क्रेडिट का कम होता है, यानी पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है। तो ये दोनों का बैलेंस एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा मिलना चाहिए, लेकिन कभी कभी इसमें डिफरेंसेस हो जाते हैं, अंतर हो जाते हैं, और इसी अंतर को मिलाने के लिए जो हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जो विवरण तैयार करते हैं, ये बैंक समाधान विवरण होता है। खास करके ये स्टेटमेंट जो है एक अलग से शीट पर तैयार किया जाता है। खास करके जो सरकारी ऑफिसें होती हैं, कार्यालय होते हैं, उनके भी बैंक से लेन देन होते हैं। बैंक से लेन देन जब होते हैं तो जो डिपार्टमेंट होते हैं, विभाग होते हैं, उनके यहाँ कैश बुक मेंटेन की जाती है उनके अकाउंटेंट द्वारा, और उसका बैंक अकाउंट जो है बैंक स्टेटमेंट बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। वो भी लोग अपने ऑफिस वाले भी अपना इसका मिलान करते हैं, इसको टैली करते हैं, देखते हैं कि कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं है। उस डिफरेंस को मिलाने के लिए जो स्टेटमेंट वो बनाएंगे वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है। खास करके
जो स्टेटमेंट ये तैयार किया जाता है वो अलग से एक पेपर पर तैयार किया जाता है, केवल ये प्रमाणित करता है कि हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो बैंक के बैलेंस के बराबर है या नहीं। अगर अंतर है तो किन अंतरों के कारण ये डिफरेंसेस आते हैं उनका स्पष्टीकरण करता है, उनका जो है डिटेल वो बताता है। तो इस तरीके से जब हम बैंक समाधान विवरण बनाने जाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है। एक तो उद्देश्य ये होता है कि जो कैश बुक में जितनी भी एंट्रियाँ हुई हैं क्या वो बैंक के पासबुक में एंट्रियाँ हुई हैं कि नहीं हुई हैं, या बैंक के पासबुक में जो एंट्री हुई है वो कैश बुक में हुई है कि नहीं हुई। तो ये वीडियो हमारा बैंक समाधान विवरण का जो है ये आगे हम बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साह इससे बढ़ेगा। इसमें हम ये बताते हैं कि आमतौर से जिन लोगों को लेखांकन की जानकारी नहीं होती है या जो लोग बैंक से पासबुक मिलती है, बैंक से स्टेटमेंट मिलता है, उसके आधार पर अगर वो एंट्री को समझना चाहते हैं तो ये उल्टा यानी कि विपरीत होता है। क्यों कि यहाँ पर भी जो भी कैश बुक में एंट्री होगी या बैंक के पासबुक में एंट्री होगी वो जो डबल एंट्री सिस्टम है, जो दोहरे लेखा प्रणाली है, उसके सिद्धांतों के अनुसार भी लेखा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा बैंक में अकाउंट है या हम व्यापारी हैं, बैंक में अकाउंट हैं, हम जब जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लेकिन यही चीज़ जब बैंक वाले में जाते हैं तो बैंक वाले ये क्या करते हैं कि उनके यहाँ कैश आता है और तो कैश को डेबिट कर देते हैं और जो पैसा कस्टमर से रिसीव होता है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। या जब वो पैसा निकालने कोई जाता है तो कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं बैंक वाले। जबकि व्यापारी वर्ग क्या करता है कि कैश जब वहाँ से निकालता है तो कैश आने पर उसको डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो इस तरीके से सेम जो रूल्स अप्लाई होते हैं यानी जिनको हम गोल्डन रूल्स कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, वो रूल्स यहाँ पर भी फॉलो होते हैं कैश बुक में और पासबुक में एंट्री करते समय। तो इस तरीके से बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच कंटेन्स ए कंप्लीट एंड सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। यानी कि बैंक समाधान विवरण एक ऐसा विवरण है जो रोकड़ पुस्तक और बैंक की पासबुक के शेष में अंतर को पूर्ण एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। यानी क्यों अंतर पड़ा तो ये बताता है कि ये अंतर जो है किस कारण से हुआ। तो ये आपका बैंक समाधान विवरण का मतलब होता है। इसके बाद नीड फॉर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्या ज़रूरत है बनने के इसके बनाने की। कि मान लीजिए ये कहा जाए कि कैश बुक का बैंक बैलेंस कुछ बता रहा है और उसके प्रूफ के लिए पासबुक का कॉपी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन दोनों में डिफरेंस आता है। तो इस डिफरेंस को सरकारी अधिकारियों के सामने या जो इनके अंकेक्षक हैं उनके सामने जो प्रमाणित करने के लिए हमें बैंक समाधान विवरण का एक भी स्टेटमेंट बना करके अलग से सीट पर रखना पड़ता है कि जो डिफरेंस है वो क्यों डिफरेंस है। तो बैंक समाधान विवरण एक स्पष्ट और संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि इट रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल बैंक बैलेंस पोजीशन। ये बताता है कि हमारा वास्तविक बैंक में क्या शेष है, क्या स्थिति है, उसको दर्शाता है, उसका स्पष्टीकरण ये देता है। दूसरा यह है कि इट हेल्प्स टू डिटेक्ट एनी मिस्टेक्स इन द कैश बुक एंड इन द पासबुक। मान लीजिए अंतर है तो अंतर क्यों हो गया, कोई गलती की गई है, जैसे मान लीजिए कि कैश बुक में टोटल गलत किया गया या बैलेंस गलत निकाला गया, या बैंक में मान लीजिए कि कोई अमाउंट वहाँ जो एंट्री गलत कर दी गई है उसकी। तो इस तरीके से जो मिस्टेक्स या गलतियाँ होती हैं उनका स्पष्टीकरण ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बताता है। इसके बाद है कि इट प्रिवेंट्स द फ्रॉड ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग बैंक ट्रांजैक्शंस। यानी बैंक से लेन देन का लेखा करते समय अगर किसी प्रकार का कपट या इसके चांसेस हैं तो उससे रक्षा करता है या इसको प्रिवेंट करता है। इसके बाद जो है चौथा का उद्देश्य क्या है कि इट एक्सप्लेन्स
एनी डिले इन द कलेक्शन ऑफ चेक्स, हम चेक बैंक में जमा करते हैं तो उम्मीद करते हैं कि उसका भुगतान मिल जाना चाहिए 1-2 दिन के अंदर, लेकिन उसमें डिले होता है। तो कितना डिले हुआ ये जानने के लिए बैंक समाधान विवरण ये बता देता है कि किस तारीख को कैश बुक में एंट्री हुई है कलेक्शन के लिए और किस तारीख में बैंक में वो पैसा क्रेडिट हुआ है। ये डिफरेंस बता देता है, कौन सा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बता देता है। इट आल्सो हेल्प्स इन कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ चेक्स विच हैव नॉट बीन सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, यानी कुछ चेक मिले हैं उनको कैश बुक में लिख दिया गया है लेकिन बैंक उन्हें कलेक्शन के लिए नहीं भेजा गया, तो इसका भी रिकॉर्ड जो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट देता है या प्रदान करता है। तो इस तरीके से बैंक समाधान विवरण के उद्देश्य हैं या इसी की आवश्यकता है या इसी को हम कह सकते हैं बैंक समाधान विवरण बनाने के क्या कारण हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंसेस हैं, जो अंतर हैं, उन अंतर को कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने के लिए एक तरीका यह है कि कैश बुक के डेबिट साइड में जो एंट्री हुई है उसके पासबुक के क्रेडिट साइड से मिलाते हैं और फिर पासबुक के क्रेडिट साइड की एंट्री को कैश बुक के डेबिट साइड से मिलाते हैं और इसमें जो एंट्रियां नहीं होती हैं उनको नोट कर लेते हैं। इसी प्रकार से कैश बुक के क्रेडिट साइड में यानी पेमेंट साइड में जो एंट्री की गई है क्या वो पासबुक के डेबिट साइड में उनका एंट्री हुई है कि नहीं हुई है। अगर नहीं हुई तो उसको नोट कर लेते हैं और फिर उसी तरीके से पासबुक के डेबिट साइड की एंट्री कैश बुक के क्रेडिट साइड से मिलाते हैं और अगर उसमें से कुछ एंट्री नहीं हुई है तो उसको नोट कर लेते हैं और उसके बाद उनके नोट के आधार पर हम बैंक समाधान विवरण तैयार करते हैं। तो यहाँ कौन कौन से अंतर के कारण हो सकते हैं। काजेज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक में अंतर के क्या कारण हो सकते हैं। इसके लिए जो है चेक इशूड फॉर पेमेंट बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक, हमने चेक इशू किया और किसी कस्टमर को दे दिया कि जाइए करके बैंक से पैसा ले लें, लेकिन वो कस्टमर बैंक में तुरंत न जा कर के कुछ दिन बाद में जाता है क्योंकि चेक का जो पीरियड है उसका वो जो है कहीं कहीं 1 महीने कहीं कहीं 3 महीने का पीरियड होता है, उसके दौरान वो कभी भी बैंक में जा कर के पैसा ले सकता है। तो हम जब चेक इशू करते हैं तुरंत कैश बुक में एंट्री कर देते हैं और बैंक में उसकी एंट्री तब होती है जब बैंक से उसका पेमेंट होता है तब एंट्री होती है। तो इस तरीके से नंबर 1 कारण हो जाता है। दूसरा कारण क्या है कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, यानी कि चेक हमने बैंक में क्या किया, जमा किया अपने यहाँ, परंतु बैंक में वो क्रेडिट नहीं हुआ। चेक कलेक्शन के लिए हमने जमा किया कहाँ पर, कैश बुक के डेबिट साइड में, या चेक कोई मिलता है तो उसको हम डेबिट साइड में लिख देते हैं बैंक भेजते समय, और क्रेडिट में उसकी वो पासबुक में क्रेडिट में तब एंट्री होती है कि जब वो बैंक वाले उसका अमाउंट कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस कारण इसमें कुछ समय लगता है। तो इस तरीके से जो अंतर के कारण है वो एक तो समय के कारण होता है और दूसरा इसमें जो है कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन के अभाव के कारण होता है। तो 2 टाइप के मिस्टेक्स को ये है, यानी कारणों को हम अलग अलग पॉइंट में बता रहे हैं। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड, हमने बैंक में चेक संग्रह के लिए भेजा, कैश बुक में तो वो डेबिट हो गया लेकिन बैंक में जा कर के वो चेक का पैसा नहीं मिला, डिसऑनर्ड हो गया। तो ऐसी हालत में कैश बुक का बैलेंस दूसरा होगा, बैंक का बैलेंस दूसरा होगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक क्या करता है कि जो कस्टमर का ग्राहक का पैसा उसके पास जमा होता है उस पर ब्याज देता है, और ब्याज की एंट्री कस्टमर को कब होती है मालूम, बाद में जब वो अपना पासबुक से पासबुक का स्टेटमेंट आता है या पासबुक आती है तो उसके आधार पर उसको जानकारी होती है। तो इस दौरान जो है इंटरेस्ट अलाउड बाई बैंक के कारण डिफरेंसेस पड़ते हैं। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, जो ओवरड्राफ्ट बैंक का है यानी बैंक से ज़्यादा पैसा हमने निकाल लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा, चार्ज बनेगा, वो बैंक वाले लेते हैं, अपने यहाँ पहले एंट्री कर लेते हैं, कैश बुक में इसकी एंट्री बाद में होती है जब उसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद
बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक। बैंक जो है क्या किया कि कुछ सेवाएं कस्टमर को देता है, उस सेवाओं के बदले में वो चार्ज उनसे वसूलता है। और यहाँ पर जो उसके अलावा कमीशन लेता है, जैसे ड्राफ्ट बनाना, मेल ट्रांसफ़र करना, पैसे ट्रांसफ़र करना, या उनके आधार इंस्ट्रक्शन पर, स्टैंडिंग ऑर्डर पर पेमेंट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं बैंक सुविधाएं अपने कस्टमर को देता है और उसके लिए कुछ चार्ज या कमीशन वसूलता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि बैंक वाले पासबुक में एंट्री यानी कि कस्टमर के अकाउंट में एंट्री कर लेते हैं, उसका अमाउंट घटा देते हैं और ये कस्टमर को तब जानकारी मिलती है जब बैंक से इसके पास इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट आता है तब। इसी तरीके से 6 कारण ये हैं। उसके बाद जो 7वां कारण जो है वो हिंदी एडिशन लिखने के बाद हमने लिखा है 7वां अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर्स। यदि किसी कस्टमर ने, किसी ग्राहक ने सीधे बैंक में पैसा जमा कर दिया तो हमें जानकारी नहीं है, बैंक में जमा हो गया पैसा, बैंक का बैलेंस ज़्यादा होगा, कैश बुक का बैलेंस कम होगा। तो इस तरीके से ये अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट यानी सीधे जमा की गई रकम के कारण अंतर हो सकता है। इसके बाद अमाउंट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक को हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि हमारे डिविडेंड, लाभांश, हमारे ब्याज जो सिक्योरिटी पर है, इन्वेस्टमेंट पर है, उसको कलेक्ट करके जमा करें। बैंक वाले कर देते हैं, हम जो है अपनी एंट्री कैश बुक में तब करते हैं जब बैंक से इसकी इन्फॉर्मेशन आती है। तो इस कारण से इसका अंतर हो जाता है। इसके बाद अमाउंट डायरेक्टली पेड बाय द बैंक, कि जैसा बैंक अमाउंट कलेक्ट करता है उसी तरीके से बैंक जो है ग्राहक के इंस्ट्रक्शन पर अमाउंट पेमेंट करता है। तो इस दौरान जो है इनका डिफरेंस हो जाता है। एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द बैंक वाले क्या करते हैं कि जब एंट्री करते हैं कैश बुक, उसमें पासबुक में या बैंक के कस्टमर से अकाउंट में एंट्री करते हैं तो कभी कभी उनसे गलती हो जाती है। क्यों कि ये गलती करना ह्यूमन का जो नेचर है, मानवीय स्वभाव है, इसके कारण गलती हो जाती है। तो उसमें कोई डिफरेंसेस इसके आ जाते हैं। इसी तरीके से एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द कस्टमर इन द कैश बुक, कस्टमर के यानी कि जो व्यापारी है उसके यहाँ भी गलतियाँ हो जाती हैं ट्रांजैक्शंस का लेखा करने में, कैश बुक में लेखा करते समय। तो उसके कारण इसमें बैंक में के बैलेंस में और व्यापारी के बैलेंस में अंतर आता है। ये किस टाइप की गलतियाँ हो सकती हैं कस्टमर के यहाँ या व्यापारी के यहाँ। चेक इशूड बट नॉट एंटर्ड, किसी के व्यापारी को, किसी सप्लायर को पेमेंट करने के लिए चेक दिया लेकिन उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं किया, भूल गए, एक तो एंट्री ये हो जाएगी और वो व्यापारी जाकर के बैंक से पैसा बुना लिया। इसके बाद चेक इंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू द बैंक, किसी व्यापारी से, किसी कस्टमर से चेक मिला, कैश बुक में एंट्री नहीं की गई और नहीं कैश बुक में एंट्री कर दी गई लेकिन वो बैंक भेजने से रह गया। तो इस तरीके से चेक इंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू द बैंक, तो हमारा बैलेंस कैश बुक में ज़्यादा बताएगा और बैंक का बैलेंस कम होगा। इसके अलावा एरर्स इन टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसका टोटल करने में, उसका बैलेंस करने में जो गलती हुई है, एरर्स हुई हैं, उनका जो है हम क्या करते हैं, उसके कारण भी ये कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस आते हैं, जिसके कारण हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने ये बताया कि बैंक समाधान विवरण किसको कहते हैं, इसका बनाने का क्या उद्देश्य है और इसके क्या क्या कारण हैं। ये बैंक समाधान विवरण कैसे बनाया जाएगा, कैसे बनाते हैं, इसके क्या क्या प्रोसीजर हैं, ये हमारे अगले वीडियो में आप देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।